तो अब लाइक यॉर्क शेक के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक यॉर्क शेक क्या चीज होती है, या यॉर्क शेक को हम कब डायग्नोज कर सकते हैं, किसके द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। चलिए, तो यॉर्क शेक के लिए सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना है वो ये है कि इट इज दी फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज द फर्स्ट एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, it is the first anatomic structure appear in the gestational sac। तो गाइस जो गेस्टेशनल सेक होता है उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर अपीयर होती है, हम लोगों को अल्ट्रासाउंड में जो चीज सबसे पहले दिखाई देती है गेस्टेशनल सेक में एम्ब्रियो की, वो स्ट्रक्चर का नाम है, उस एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर का नाम है यॉर्क शेक। ऑलराइट, तो by trans-abdominal sonography, yolk sac will appear by the trans-abdominal ultrasound. By the trans-abdominal ultrasound, the yolk sac will appear at 6 weeks। मैंने आपको ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी के अंदर बताया था कि 5th वीक पे अपियर होगा गेस्टेशनल सेक, 6th वीक पे होगा यॉर्क सेक और 7th वीक पे होगा कार्डियक एक्टिविटीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फाइन, अगर हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी की बात करें तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में यॉर्क सेक वुड बी अपियरिंग एट द 5th वीक। कौन से वीक पे? 5th वीक पे। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ट्रांस एब्डोमिनल के अंदर 6th वीक पे और ट्रांस वेजाइनल में 5th वीक पे यॉर्क शेक विल अपीयर इन दी गेस्टेशनल शेक। फाइन, एट 6th वीक साइज ऑफ यॉर्क शेक इज 5 to 7 mm। कितनी होती है? 5 से 7 mm होती है। नेक्स्ट, yolk sac start to produce blood for embryo from 10th day of pregnancy। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। प्रेगनेंसी के 10th डे से जो यॉर्क शेक होता है ये बिकम हेमेटोपोइटिक ऑर्गन बन जाता है। इट बिकम्स दी हेमेटोपोइटिक ऑर्गन। तो फीटस को या एम्ब्रियो को सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड कौन प्रोवाइड करता है या कौन प्रोड्यूस करता है ब्लड? आपका आंसर होना चाहिए यॉर्क शेक। ऑलराइट गाइस, so like we can tell this is the like सबसे आउटर मोस्ट लेयर, एमनियोटिक लेयर। मैं बात कर रहा हूं अब एम्ब्रियोब्लास्ट की, इनर सेल मास की। जब मैं एक बार बात करता हूं तो सबसे पहले आउटर लेयर होती है एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के बाद में आता है हमारा एक्टोडर्मल लेयर, एक्टोडर्मल के बाद में मीजोडर्मल लेयर, मीजोडर्मल लेयर के बाद में नेक्स्ट लेयर जो आती है उसका नाम है एंडोडर्मल लेयर, और एक बाहर की तरफ एक फोल्ड होता है, उस फोल्ड का नाम क्या होता है? यॉर्क शेक। ऑलराइट, सो दिस इज दी यॉर्क शेक। जब इस तरीके की फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, देखिए पहले क्या होता है एम्ब्रियो में, लाइक दिस एम्ब्रियो ऐसा होता है, सबसे बाहर यहां लाइक एमनियोटिक कैविटी था, फिर इसके यहां पर एक लेयर था, क्या नाम था इसका? एक्टोडर्मल। फिर मीजोडर्मल लेयर बन गया, उसके बाद एंडोडर्मल लेयर आ गया, और सबसे नीचे एक और कैविटी जो था उसका नाम था यॉर्क शेक। पहले ऐसा सिस्टम था, तब ये प्राइमरी यॉर्क शेक था। उस कंडीशन में हमने इसका क्या नाम रखा था? प्राइमरी यॉर्क शेक। जब ऐसा इनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसे अगर इनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाए तो ये कैसा बन गया? इट बिकम
सेकेंडरी यॉर्क सेक। पहले वाला कैसा था? प्राइमरी यॉर्क सेक, देन इट बिकम दी सेकेंडरी यॉर्क सेक। गाइस, nutrition to embryo will be provided by यॉर्क सेक। तो यॉर्क सेक के बारे में एक और चीज आप याद रखिए, जो यॉर्क सेक होता है वो एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स दी न्यूट्रिशन। जो एम्ब्रियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एम्ब्रियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ये यॉर्क सेक, बिकॉज इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स द ब्लड। ये हेमेटोपोइटिक ऑर्गन भी होता है, मतलब हेमेटोपोइसिस का काम भी करता है, ब्लड प्रोडक्शन का काम कर रहा है, साथ साथ में न्यूट्रिशन देने का भी काम कर रहा है। ऑलराइट, तो ये था रिगार्डिंग दी यॉर्क सेक। ऑलराइट गाइस, लाइक अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चालू होती है, लाइक के बारे में अब हमें डिस्कस करना है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम फीटस के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीटस का गेस्टेशनल एज कैसे चेक कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने इस सेशन में डिस्कस किया है कि फीटस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गेस्टेशनल एज आप या तो मीन सेक डायमीटर चेक कर सकते हो, क्या चीज? MSD, या फिर आप चेक कर सकते हो किस चीज के थ्रू? यू कैन चेक इट थ्रू दी क्राउन रंप लेंथ। आप क्राउन रंप लेंथ के द्वारा भी फीटस का जो गेस्टेशनल एज है या जो प्रेगनेंसी में जो गेस्टेशनल एज है वो चेक कर सकते हो। सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें गेस्टेशनल एज कैसे चेक करना है, वो चीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर व्हाई वी नीड टू चेक द गेस्टेशनल एज? बिकॉज सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में विद द हेल्प ऑफ गेस्टेशनल एज हमें फीटस की कुछ एनोमलीज हैं या कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसको हमें कैरी करना है उसके बारे में अभी हमें आइडिया मिलेगा। मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए लाइक हम ऐसा कह सकते हैं डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, ये टेस्ट हमें प्रेगनेंसी में कब करने हैं? हम मैं बोलूंगा मान लीजिए 15 वीक पे करने हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट हमें उस प्रेगनेंसी की एज तो एक्यूरेटली लगभग पता होनी चाहिए कि हाँ प्रेगनेंसी का ये वीक चल रहा है, एक्यूरेटली या अप्रोक्सीमेटली ये वीक चल रहा है। फाइन, तो हम यहां पर ऐसे बोल सकते हैं लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर गेस्टेशन एज। तो उससे पहले आपके लिए यहां पर पॉइंट ये होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर यूएसडी एग्जामिनेशन। देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम गेस्टेशनल एज कैसे चेक करेंगे वो इसी पॉइंट के अंडर में आ जाएगा। दैट पॉइंट विल कम ओवर हियर। ऑलराइट, तो यहां पर मैंने हेडिंग क्या रखा? सेकेंड ट्राइमेस्टर यूएसडी एग्जामिनेशन। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम अल्ट्रासोनोग्राफी जब करेंगे प्रेग्नेंट मदर का, तो उसके थ्रू हमें क्या चीजें पता चलेंगी? मतलब अगर हमने अल्ट्रासोनोग्राफी किया कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो उससे हमें क्या चीजों का डायग्नोसिस मिलेगा वो चीज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। दैट थिंग वी विल डिस्कस ओवर हियर। तो यहां से हमें पता चलेगा विद द अल्ट्रासोनोग्राफी विल गेट द फीटल बायोमेट्री। हमें क्या मिलेगा? फीटस का बायोमेट्री के बारे में पता चलेगा। गाइस फीटल बायोमेट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे बाइपेराइटल डायमीटर आता है, हेड सर्कमफ्रेंस आता है, फीमर की लेंथ आती है, उसके अलावा अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस आता है। तो ये सारी चीजें, ये जो चारों पॉइंट होते हैं, दिस ऑल 4 पॉइंट्स विल कम अंडर दी फीटल बायोमेट्री। इज दैट क्लियर नाउ? तो फीटल बायोमेट्री में हम 4 पैरामीटर चेक करते हैं। पहला पैरामीटर है बाइपेराइटल डायमीटर, नेक्स्ट इज द हेड सर्कमफ्रेंस, नेक्स्ट इज द फीमर लेंथ एंड द लास्ट वन इज द अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीपीडी के बारे में, बीपीडी क्या है? बाइपेराइटल डायमीटर। इट इज दी बाइपेराइटल डायमीटर। तो बाइपेराइटल डायमीटर के बारे में आप लोग ऐसा याद रख सकते हो कि बाइपेराइटल डायमीटर इट इज दी बेस्ट parameter, it is the best parameter to check
इट इज द बेस्ट पैरामीटर टू चेक, चेक की बजाय यहां पर लिख लीजिए टू नो, इट इज द बेस्ट पैरामीटर टू नो द गेस्टेशनल एज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। मैंने क्या लिखा? इट इज द बेस्ट पैरामीटर टू नो द फीटल एज इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मैन कब चेक करते हैं? बिटवीन 14 टू 20th वीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाईपैराइटल डायमीटर को, किस चीज को? बाईपैराइटल डायमीटर को बेस्ट असिस कब किया जाता है? सबसे बेस्ट बाईपैराइटल डायमीटर हमारे लिए कब रहेगा? 14 से 20 वीक के अंदर। 14 से 20 वीक में जब हम लोग बाईपैराइटल डायमीटर चेक करेंगे, उससे हमें क्या चीजें पता चलेंगी? उसके द्वारा हमें गेस्टेशनल एज जो है वो पता चलेगी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं एट टर्म। टर्म के समय में बाईपैराइटल डायमीटर कितना होता है, या 20 वीक पे बाईपैराइटल डायमीटर कितना होता है, ये भी चलो हम पता लगा लेते हैं। एट 20 वीक, कितने वीक पे बोल रहा हूं मैं? एट 20 वीक। 20 वीक पे बाईपैराइटल डायमीटर कितना होता है? 49.5 mm। ऑलराइट गाइस, और अगर हम लोग बात करें कि जैसे एट टर्म कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं इस चीज को एट टर्म, टर्म के समय में बीपीडी होता है 95.5 mm। 95.5 mm। तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिला? यहां पर आपको आइडिया मिला बाईपैराइटल डायमीटर के बारे में। बाईपैराइटल डायमीटर के बारे में मैंने आपको क्या कहा कि ये एक बेस्ट पैरामीटर होता है फीटस की गेस्टेशनल एज के बारे में पता लगाना, प्रेगनेंसी की गेस्टेशनल एज के बारे में इंक्वायरी करना। कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड में भी स्पेसिफिक अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे 15 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ऑलराइट गाइस, अब अगर हम लोग आगे की बात करें कि 20 वीक पे कितना बाईपैराइटल डायमीटर होता है, तो 20 वीक पे बाईपैराइटल डायमीटर होता है 49.5 mm, और टर्म पे द फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है, उस पे बाईपैराइटल डायमीटर होता है 95.5 mm। फाइन। अब एक और चीज याद रखिए बाईपैराइटल डायमीटर में, टू चेक बीपीडी हेड शुड बी ओवल एंड सिमेट्रिकल। ओके, तो अगर आपको बीपीडी बाईपैराइटल डायमीटर को अगर चेक करना है, तो फिटस का जो हेड है वो ओवल होना चाहिए, मतलब अपने नॉर्मल शेप में होना चाहिए, और एक प्रॉपर सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साइड से बहुत ज्यादा लाइक एसिमेट्रिकल हेड हो, या सपोज कीजिए लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि हेड की साइज बहुत बड़ी हो, नॉट लाइक दैट। तो हेड नॉर्मल साइज का होना चाहिए, तभी हमें एक एक्यूरेट बाईपैराइटल डायमीटर के बारे में पता चलेगा। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन, तो यहां पे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं कि बाईपैराइटल डायमीटर कब चेक करते हैं, क्या फायदा होता है, क्या नॉर्मल लेंथ होती है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट दैट वन। तो ये सब चीजें फ्यूटल बायोमेट्री के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन, अल्ट्रासाउंड बीम शुड बी परपेंडिकुलर टू फीटल हेड। तो जब हम फीटल हेड का बाईपैराइटल डायमीटर चेक कर रहे हैं, तो जो अल्ट्रासाउंड की जो बीम होती है वो पूरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके? फीटस के हेड के। तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द फीटल हेड व्हाइल यू आर चेकिंग दी बाईपैराइटल डायमीटर। ऑलराइट, तो बाईपैराइटल डायमीटर का मतलब क्या हुआ? ये दोनों हमारे जो पैराइटल एमिनेंस है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, एक के आउटर साइड से और दूसरे वाले के इनर साइड की तरफ, फ्रॉम द आउटर साइड टू टिल दी इनर साइड ऑफ द पैराइटल एमिनेंस, दोनों के साइड के अंदर, उसको हमने नाम दिया है बाईपैराइटल डायमीटर। बाईपैराइटल डायमीटर यहाँ पे एट टर्म कितना होगा? आप कह सकते हो 9.5 सेंटीमीटर। कितना? 9.5 सेंटीमीटर, या आप उसको कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 95 mm के आसपास में। कितना? 95 mm। एक सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो 95 mm का मतलब क्या हो गया? 9.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, चलिए अब एक पॉइंट और आता है, हेड सर्कमफ्रेंसेस। तो
नेक्स्ट पॉइंट, इफ fetal head is abnormal, अगर फीटस का हेड कैसा है, abnormal है, तो उस सिचुएशन के अंदर abnormal है या मान लीजिए लार्ज इन साइज है, देन हेड सर्कमफ्रेंस शुड बी चेक। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेड के सर्कमफ्रेंस को चेक करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। फीटल बायोमेट्री में सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था, एक तो था बाइपैरेटल डायमीटर, और उसके साथ साथ हमने यहां पर क्या डिस्कस किया, किसके बारे में, हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में। तो हेड सर्कमफ्रेंस कब चेक करना है, जब पाइपैरेटल डायमीटर चेक करना पॉसिबल नहीं हो। क्यों, फीटस के हेड की साइज या तो अबनॉर्मली बड़ी हो, या फीटस का साइज जो है वो अबनॉर्मल साइज का हो, तो उस केस के अंदर हमें बाइपैरेटल डायमीटर जो है वो चेक करना मुश्किल होता है। देन वी विल गो फॉर द HC, हेड सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट हमारा आता है फीमर लेंथ से रिलेटेड। गाइस, फीमर लेंथ से रिलेटेड आप एक पॉइंट याद रखिए, इट इज द बेस्ट पैरामीटर, इट इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर द गेस्टेशनल एज the best parameter for the gestational age at थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं दोबारा से तीन चीजें आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं। क्या चीजें हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए CRL, किस चीज को चेक करने के लिए, गेस्टेशनल एज को चेक करने के लिए। सेकंड में बाइपैरेटल डायमीटर, और थर्ड में फीमर लेंथ। ये चीज आपको याद रखनी है। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ऑलराइट, तो हमारा यहां पर एक पहला हेडिंग जो था या एक इंट्रोडक्शन था वो क्लियर हो गया कि बेस्ट पैरामीटर होता है फीमर, जो फीमर का लेंथ होता है वो कौन से ट्राइमेस्टर के लिए, थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए। क्यों बेस्ट होता है, टू चेक दी गेस्टेशनल एज। फाइन, here we will check the length of longest bone of body, that is femur bone। तो यहां पर हमें क्या चेक करना होता है, जो बेस्ट सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बोन है किसी भी फीटस में, फीटस की जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, उस लॉन्गेस्ट बोन की हमें लेंथ चेक करनी है। ऑलराइट, वो कौन सी ले बोन है, फीमर बोन। क्या हेल्प करेगी, हेल्प टू नो अबाउट फीटल ग्रोथ। तो बेसिकली फीमर लेंथ हम लोग क्यों चेक करते हैं, तो गाइज फीमर लेंथ को चेक करने का एक हमारा जो बड़ा पर्पज होता है वो क्या होता है, फीटस की ग्रोथ के बारे में पता लगाना कि फीटस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, कहीं फीटस को ड्वार्फिज्म वगैरह तो नहीं हो गया है। कई बार फीमर लेंथ शॉर्ट होने की वजह से, फीमर लेंथ अगर शॉर्ट होता है, कम होता है, तो इसका मतलब वो कई बार इंडिकेट करता है किस चीज को, वो कई बार इंडिकेट करता है ड्वार्फिज्म को या शॉर्ट स्टैचर ऑफ द फीटस। आगे चल के वो बेबी कैसा होगा, बोना होगा। तो शॉर्ट स्टैचर को, ऐसी चीजों को बेसिकली ये चीज इंडिकेट करता है। अब यहां पे अगर हम बात करें किस चीज के लिए, कि फीमर लेंथ जनरली कितना होता है, तो इस फीमर लेंथ को जब हम चेक करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जो अल्ट्रासाउंड की जो बीम होती है, अल्ट्रासाउंड की बीम है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी फीमर बोन।
ये इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फीमर बोन। मैंने बाइपेराइटल डायमीटर में क्या कहा था, अल्ट्रासाउंड बीम शुड बी परपेंडिकुलर टू दी फीटल हेड। यहां पर किसके परपेंडिकुलर होंगी, फीमर बोन के परपेंडिकुलर होंगी, तभी हमें एक्यूरेट लेंथ जो है वो मिल पाएगा, किसका, फीमर का। फाइन, अब मैं फीमर की लेंथ की बात कर रहा हूं, नॉर्मल फीमर लेंथ की बात कर रहा हूं, कितने वीक पे, एट 14 वीक। तो हम यहां पर क्या डिस्कस करें, हियर वी आर डिस्कसिंग दी नॉर्मल फीमर लेंथ एट दी 14 वीक। कितनी नॉर्मली एक नॉर्मल फीटस में कितनी होती है, तो आप इसको यहां पर लिख सकते हो, इट विल बी अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। कितना बताया मैंने यहां पर, इट विल बी अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। और एट टर्म अगर मैं पूछूं आपसे, तो इट विल बी अराउंड 7.8 सेंटीमीटर। कितना होता है, 7.8 सेंटीमीटर। ऑलराइट गाइस, तो ये चीजें हमें यहां पर पता होनी चाहिए, किसके बारे में, रिगार्डिंग द फीमर लेंथ। तो गाइस ये सब जो हम लोग बायोमेट्री जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बायोमेट्री हम लोग कैसे चेक करेंगे, दीज बायोमेट्रीज आर चेक्ड थ्रू दी अल्ट्रासोनोग्राफी। किसके थ्रू चेक करेंगे हम लोग, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू चेक करेंगे। यहां पर हमने किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने यहां पर डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग दी बाइपेराइटल डायमीटर। रिगार्डिंग दी बाइपेराइटल डायमीटर के बाद में नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो एट टर्म के समय लगभग कितना होता है, इट इज अराउंड 33 टू 34 सेंटीमीटर। ये 33 टू 34 सेंटीमीटर के आसपास होता है, क्या चीज, हेड सर्कमफ्रेंसेस। फाइन, उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया किसके बारे में, फीमर लेंथ के बारे में। फीमर लेंथ के बाद में अब हमारा एक सबसे लास्ट में और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो है हमारा अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो नेक्स्ट पैरामीटर हम किस नेक्स्ट कौन सी बायोमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के बारे में। ऑलराइट गाइस, अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के बारे में आप लोग एक चीज याद रखना, इट इज दी it is the best parameter to know the best parameter to know fetal growth, to know the fetal growth, to know IUGR and मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज साइज ऑफ फीटस, मतलब वेट मोर देन 4 kg। ऐसा फीटस जिसका वजन कितने से ज्यादा हो, 4 किलो से ज्यादा हो। द फीटस हुज वेट इज मोर देन 4 kg एट टर्म, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोसोमिया। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों को बेबी का वेट ज्यादा है कि नहीं है, फीटस का वेट कितना है, तो फीटस के बारे में हम लोगों को, फीटस की वेलबींग की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए ये एक बेस्ट डायमीटर होता है, या सॉरी एक बेस्ट पैरामीटर होता है, सॉरी मैं क्या बोलूंगा उसको, डायमीटर नहीं पैरामीटर। तो ये एक बेस्ट पैरामीटर होता है किसके हेल्प के लिए, टू नो द फीटल ग्रोथ, फीटस की एक्यूरेट ग्रोथ के लिए, कि बेबी जो है उसका वेट कितना है, वेट कम है या ज्यादा है, या फीटस में कहीं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बेबी का वेट तो कहीं कम नहीं रह रहा है, या फीटस का कहीं ओवरऑल वेट ज्यादा तो नहीं हो गया है, 4 kg से ज्यादा तो बहुत बड़ा हो जाता है। फाइन, तो इन सब चीजों को चेक करने के लिए हम लोग जिस पैरामीटर का यूज करते हैं उसका क्या नाम है, अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर सपोज अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस अगर 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, मैक्रोसोमिया का। लाइक ऐसे लिख सकते हो आप, इफ अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इज more than 35 centimeter, if it is more than 35 centimeter, it indicates मैक्रोसोमिया। तो अगर डॉक्टर सपोज कीजिए जो थर्ड लाइक एट टर्म के समय में, या मैं ऐसा कह सकता हूं बेसिकली, देखिए ग्रोथ पैरामीटर्स एक वर्ड आता है हमारे लिए ऑब्स्टेट्रिक्स में, अल्ट्रासाउंड की लैंग्वेज में, सोनोग्राफी की लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं ग्रोथ पैरामीटर्स।
और ग्रोथ पैरामीटर्स जो जनरली हैं वो हम लोग 32 टू 34 वीक पे चेक करते हैं। कितने वीक पे? 32 टू 34 वीक पे चेक करते हैं। क्या चीज की बात कर रहा हूं मैं? ग्रोथ पैरामीटर की बात कर रहा हूं। और ग्रोथ पैरामीटर के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है। ऑलराइट गाइस, अगर ये अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब, इसकी लेंथ अगर 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है मैक्रोसोमिया, बेबी का वजन बहुत ज्यादा है, 4 किलो से भी ज्यादा होता है। अब गाइस मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस में हम किन लैंडमार्क्स के बारे में चेकिंग करते हैं। मतलब हम अल्ट्रासोनोग्राफी में जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी में किन डायमीटर, मतलब किन लैंडमार्क्स को चेक करता है कि अगर ये 3 लैंडमार्क मेरे को मिल रहे हैं तो उनके चारों तरफ मैं गोला लगा दूंगा। इन तीनों लैंडमार्क्स के चारों तरफ गोला लगा के उसकी लेंथ को मैं कर लूंगा। फाइन, तो देखिए हमारे यहां पर क्या पॉइंट आएगा? इन abdominal circumference, in abdominal circumference following, मैंने क्या बोला? इन दी abdominal circumference the following landmarks should be seen या should appear। तो गाइज कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं जो अपीयर होने चाहिए? हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले फीटल स्टमक अपीयर होना चाहिए, फीटस स्टमक अपीयर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अम्बिलिकल वेन अपीयर होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द पोर्टल साइनस अपीयर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये 3 चीजें, दीज 3 फैक्टर्स शुड लाइक विजिबल इन दी अल्ट्रासोनोग्राफी। किसके अंदर मैं बात कर रहा हूं? कि अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर ये 3 लैंडमार्क्स जरूर दिखाई देने चाहिए। ऑलराइट गाइस, अगर ये 3 लैंडमार्क्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि वहां पर हम लोगों को एक्यूरेटली अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के बारे में पता चल रहा है। तो हम ऐसे कह रहे थे लाइक दिस। तो सपोज कीजिए आपने क्या चेक करना है? अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस चेक करना है आपको। यहां पर एक साइड में यहां पर फीटल स्टमक विजिबल होना चाहिए, फीटल स्टमक शुड बी विजिबल। फिर यहां पे आपको अम्बिलिकल वेन अपीयर होना चाहिए। अम्बिलिकल वेन के साथ साथ जो पोर्टल साइनस है, दैट पोर्टल साइनस शुड बी अपीयर्ड। सो दीज 3 फैक्टर्स, ये तीनों चीजें जो हैं जब अपीयर होती हैं, देन ओनली हमारा जो अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है उसके लैंडमार्क्स का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। मतलब हम मेंटली ऐसे सेटिस्फाइड होकर बोल सकते हैं हाँ कि हमने ये तीनों क्राइटेरिया पूरा किए। किसको चेक करने के लिए? अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को चेक करने के लिए। ऑलराइट गाइस, अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो विजिबल नहीं होनी चाहिए एज ए लैंडमार्क्स। क्या चीजें? किडनी एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन, kidney and umbilical cord insertion should not appear। तो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, ग्रोथ पैरामीटर चेक करने के लिए जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, तो उस अल्ट्रासाउंड के अंदर आपके पास फीटस की किडनी और फीटस का जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो इंसर्ट हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड किसके अंदर? अम्बिलिकस के एरिया में, वो चीजें दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप वो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का लेंथ एक्यूरेट नहीं आ रहा है, आप इसको फालतू में बड़ा दिखा रहे हो। ऑलराइट, और लेंथ बड़ी आएगी तो आपको डाउट होगा किस चीज का? कि बेबी की ओवरऑल साइज जो है वो बड़ी है। फाइन, तो हमें जो हमारा अल्ट्रासाउंड का जो बीम है या जो वेव लेंथ है, उस वेव लेंथ को हमें इतना ही रखना है कि उसमें हमें स्टमक दिखाई दे, अम्बिलिकल वेन दिखाई दे, और उसके अलावा जो पोर्टल साइनस होता है वो अपीयर हो जाए। अगर आपने फालतू में उसकी वेवलेंथ को बड़ा किया, और वेवलेंथ को बड़ा करने से साइड से आपको किडनी भी दिखाई देने लग गई और अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे इंसर्ट हो रही है वो भी दिखने लग गया, इसका मतलब आपने जो गोला था उसके साइज को क्या कर रहे हो? आप इसको बड़ा कर रहे हो। बड़ा करने का मतलब आप किसको इन्वाइट कर रहे हो? आप एक नई प्रॉब्लम को फालतू में, मतलब गलत तरीके से फॉल्स मैक्रोसोमिया की रिपोर्ट दे रहे हो। किसकी? फॉल्स मैक्रोसोमिया की रिपोर्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये चीज जनरली जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो ध्यान रखते हैं। किसको चेक करने के लिए? अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को चेक करने के लिए। ऑलराइट,
तो गाइस हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया किन चीजों के बारे में, हमने यहाँ पर डिस्कस किया रिगार्डिंग दी डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट अल्ट्रासोनोग्राफी पैरामीटर्स टू नो द गेस्टेशनल एज। कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास सीआरएल होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें गेस्टेशनल एज को एक्यूरेटली देखने के लिए बाइपैरेटल डायमीटर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास फीमर लेंथ होती है। उसके अलावा हमने फीटस की बायोमेट्री के बारे में पढ़ाई किया। फीटस की बायोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया बाइपैरेटल डायमीटर के बारे में, उसकी क्या वैल्यू होती है, फिर हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में, फिर हमने फीमर की लेंथ के बारे में पढ़ा था। किसी भी इंसान में या फीटस में बात सकते हो कि सबसे बड़ी जो लंबी बोन होती है वो कौन सी बोन होती है, फीमर बोन होती है। फाइन। उसके बाद में हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, रिगार्डिंग दी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज दी अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो जब हम ग्रोथ पैरामीटर्स करते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा ग्रोथ पैरामीटर्स चेक करते हैं, जब कोई भी प्रेग्नेंट मदर थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर के पास जाती है, क्या चेक करने के लिए कि उनके बेबी का वजन कितना है, उनके बेबी का वेट कितना है। तो अप्रोक्सीमेटली अलग अलग उसको वेट को चेक करने के फॉर्मूलाज हैं, हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। जॉनसन फॉर्मूला, सम डिफरेंट फॉर्मूलाज आर देयर। तो गाइस उस केस में डॉक्टर्स जो होते हैं फीटस के ग्रोथ के पैरामीटर्स को प्रॉपर्ली चेक करने के लिए दे विल डू दी अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। वो क्या चेक करेंगे, अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे। चलिए अब हम फीटल बायोमेट्री के बाद में कुछ और छोटी मोटी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी फ्यू ऑफ द फीटल एनोमलीज के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ फीटस की एनोमलीज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फीटल एनोमलीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गाइस फीटल एनोमलीज में यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ऑलराइट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इनकंप्लीट क्लोजर of neural tube, incomplete closure of neural tube within 28 days of pregnancy। मैंने क्या लिखा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब, इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम शॉर्ट में एनटीडी भी बोलते हैं, एनटीडी। तो एनटीडी का मतलब यहां पर यह है कि इनकंप्लीट क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब विद इन द 28 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा मानते हैं कि प्रेगनेंसी के 28 डेज तक मैक्सिमम टाइम बताया है मैंने, बाय द 28 डेज द न्यूरल ट्यूब शुड कंप्लीटली क्लोज। जो न्यूरल ट्यूब है वो पूरी तरीके से क्या हो जानी चाहिए, क्लोज हो जानी चाहिए। अगर ये न्यूरल ट्यूब प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई है, क्लोज नहीं हुई है, तो पेशेंट को क्या होगा, एनटीडी होगा। गाइस एनटीडी में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एनेंसिफिली के अलावा स्पाइना बाइफिडा, एनेंसिफिली एंड दी स्पाइना बाइफिडा। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर ये इंक्वायरी कर लेते हैं, ये कंफर्म कर लेते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्यों है, व्हाई देयर इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो एनटीडी का क्या कोज है, व्हाट इज द कोज ऑफ एनटीडी, न्यूरल ट्यूब का कोज क्या है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन कोज इज क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। याद रखना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का सबसे मेन कोज है वो है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल ट्राइसोमी 13 में और ट्राइसोमी 18 में, ट्राइसोमी 13 और ट्राइसोमी 18 की कंडीशंस में पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, एनेंसिफिली का कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो मैंने क्या बोला, सबसे मेनली क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। प्लीज ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। यहां पर मैंने क्या कहा, ट्राइसोमी 13 एंड ट्राइसोमी 18। इसके अलावा ये तो हमारा फर्स्ट वन हो गया, सेकेंड वन, इसके अलावा
डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड जिंक। मेनली फोलिक एसिड है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी या जिंक की डेफिशिएंसी जो होती है, दैट आल्सो कैन कॉज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो था उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको न्यूरल ट्यूब के बारे में क्या चीज बताई, मैंने आपको कहा कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है इसका मतलब है इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब। कितने दिनों के अंदर अंदर, मैक्सिमम 28 डेज के अंदर अंदर। गाइस एक चीज याद रखना, आफ्टर कार्डियक एनोमलीज, मैं क्या लिख रहा हूं, आफ्टर द कार्डियक एनोमलीज NTD is the second most common anomalies in fetus। क्या समझ में आया कि फीटस में कौन सी एनोमलीज जो होती हैं, जो डिफेक्ट होते हैं, वो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, कार्डियक डिफेक्ट। कार्डियक डिफेक्ट सबसे मोस्ट कॉमन डिफेक्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का आता है। मैंने यहां पर आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर बताया, इसकी ईटियोलॉजी के अंदर मैंने न्यूरल ट्यूब के दो टाइप भी यहां पर बताए। मेन टाइप तो और भी बहुत सारे होते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है एनेनसिफिली एंड स्पाइना बाइफिडा। ओके, इसमें ईटियोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन कोज क्या था, मोस्ट कॉमन कोज था क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, और सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या था, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज था फोलिक एसिड एंड दी जिंक डेफिशिएंसी। फाइन, देखिए गाइस एनेनसिफिलिक और स्पाइना बाइफिडा, इनके अलावा एक और वर्ड आता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं सिफेलोसिल। सिफेलोसिल, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या होता है सिफेलोसिल। चलिए अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। एनेनसिफिलिस, स्पाइना बाइफिडा, सिफेलोसिल। ईटियोलॉजी आपके सामने है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, या लास्ट में क्या बताया, जिंक डेफिशिएंसी। फाइन, ओके इससे पहले हम एनेनसिफिली का मीनिंग पढ़ेंगे। गाइस एक वर्ड होता है एक्रेनिया। क्या वर्ड है, एक्रेनिया। ए का मतलब अब्सेंट, क्रेनिया का मतलब क्रेनियम, अब्सेंस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का अब्सेंट होना क्या कहलाता है, एक्रेनिया कहलाता है। फाइन, और एनेनसिफिली इसी एक्रेनिया का ही एक टाइप होता है। एनेनसिफिली इज द टाइप ऑफ एक्रेनिया। फाइन, देखिए इसके बारे में सबसे पहले एनेनसिफिली का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेनसिफिली। इसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ स्कल वॉल्ट। ओके, तो फीटस का जो स्कल है उसका जो वॉल्ट है, वॉल्ट का अब्सेंट होना, absence of vault is called as एनेनसिफिली। वॉल्ट का मतलब यहां पर क्या है, वोल्ट का मतलब मैं बात कर रहा हूं लाइक पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, एंड वी कैन से लाइक हाफ ऑफ फ्रंटल बोन। तो इन बोन्स का, फिटस के स्कल पे इन बोन का अब्सेंट होना, तो अब्सेंस ऑफ क्रेनियल बोन्स, अब्सेंस ऑफ क्रेनियल बोन्स, मैंने क्या बोला, अब्सेंस ऑफ स्कल वॉल्ट, या आप ऐसा कर सकते हो अब्सेंस ऑफ क्रेनियल बोन्स। एक सिंपल मीनिंग हो गया हमारा किसके लिए, एनेनसिफिली। तो वहां पर अंदर ब्रेन तो है, ब्रेन पूरी तरीके से वहां पर फॉर्म्ड नहीं है। या आप एक एनेनसिफिली के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, absence of टेलेनसेफ्लॉन।
ऑलराइट गाइस, तो जो सेरिब्रम का जो पार्ट होता है उस सेरिब्रम वाले हिस्से का एब्सेंट होना। ऑलराइट गाइस, तो absence of tail encephalon is called as anencephaly या absence of vault is called as anencephaly, और anencephaly is a type of acrania। anencephaly क्या है? It is a type of acrania। फाइन, ये हमारा पॉइंट सबसे पहले क्लियर हो गया किसके रिगार्डिंग? anencephaly के रिगार्डिंग। फाइन, तो गाइस एक चीज याद रखिए, anencephaly के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि anencephaly के पेशेंट्स में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनके बारे में तो 100% मगअप करना ही है, याद रखना ही पड़ेगा। क्या चीजें? मिकी माउस साइन, नेक्स्ट इज फ्रॉग लाइक आइज। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि मिकी माउस साइन या फ्रॉग लाइक आइज किस में अपीयर होते हैं, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए एनेंसिफेली के अंदर। ऑलराइट, तो मिकी माउस साइन एंड दी फ्रॉग लाइक आइज अपीयर्स इन दी एनेंसिफेली। ऑलराइट, एनेंसिफेली के अंदर हम लोग एक कुछ और पॉइंट्स भी बात कर सकते हैं कि इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फिटस के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनेंसिफेली का कोज क्या होता है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला आंसर होना चाहिए क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, सेकंड आंसर आपका क्या होना चाहिए? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। देखिए क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज अगर है तो उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब उसका हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मदर में कितना रिस्क होगा, बट वी कैन नॉट एबल टू ट्रीट दी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज में जेनेटिक कोज है, उसका कोई बड़ा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता। ऑलराइट, अब एक और चीज याद रखना, जो एनेंसिफेली होता है इस कंडीशन के अंदर, एनेंसिफेली में फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन इज एब्सेंट। ये एक सबसे बड़ी चीज है। मैंने क्या बोला? जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन एंड जो मिड ब्रेन जो होते हैं वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? हिंड ब्रेन की,